हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 21 को जो हमारे मेंस के दो शिफ्ट हुए उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक रिंग है जिसका एरिया दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और उसमें एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑब्वियसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट आएगा। और वो हमसे हीट पूछ रहा है एक टाइम पीरियड में। तो हमारा एक टाइम पीरियड होगा 0 to 2 पाई/100 सेकेंड्स, क्योंकि जब आप यहाँ पे 2 पाई/100 पुट करेंगे तो आपको वापस से एंगल 2 पाई मिल जाएगा। अब फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्लक्स हो जाएगा B × A, तो हो जाएगा sin 100t। ईएमएफ निकाल लेते हैं -d∅/dt। चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दिए। पावर लिख लेते हैं E²/r। तो पावर हो गया, अब pdt को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हीट मिल जाएगा। और cos स्क्वायर को हाफ एंगल से लिख लेते हैं। इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ तक अपन आ गए। अब आप लिमिट्स पुट कर दीजिए। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे ध्यान से देखिएगा, 2 पाई/100 पुट करने से भी ये साइन वाला टर्म जीरो, जीरो पुट करने से भी ये जीरो, तो ये तो कैंसल आउट ही हो गया। और पहला टर्म में आप जब पुट करेंगे तो 2 पाई/100 आएगा, पर जीरो पुट करने से वो भी जीरो ही रहेगा। तो शायद हम इसका मतलब है जो हीट प्रोड्यूस्ड है इन वन टाइम पीरियड वो पाई जूल्स है। दैट इज ऑप्शन 4। तो हमें थोड़ा फैराडेज लॉ को यूज करना था, पावर तक जाना था और पावर से हीट तक आना था पीडीटी का इंटीग्रेशन करके। अगले पे चलते हैं। एक चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, दूसरे चार्ज को अपन मूव कराते हैं ए से बी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल। तो इसमें अगर आप इंटीग्रेशन जैसा कुछ चीज सोच रहे हैं तो काफी लंबा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा। मेरे पास एक ऑल्टरनेट है, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इलेक्ट्रिक वुड बी इक्वल टू डेल्टा के। नथिंग हैज बीन टोल्ड, तो मैं मान के चलूंगा कि प्रोसेस या तो स्लोली हुआ होगा, नहीं तो उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया गया होगा। तो डेल्टा के इन आइदर सिचुएशन इज जीरो। तो अपन वर्क एक्सटर्नल को लिख लेंगे नेगेटिव ऑफ वर्क इलेक्ट्रिकल। वर्क इलेक्ट्रिकल है -डेल्टा U, माइनस ऑफ -डेल्टा U इज प्लस डेल्टा U। सो डेल्टा U इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। नाउ व्हेन आई राइट U फाइनल, आई राइट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो हमारे बी का कोऑर्डिनेट है 2,2,1, और उसका ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो √2² + 2² + 1², दिस इज नथिंग बट 3। सिमिलरली यू इनिशियल इज k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए का निकालेंगे तो √4², 16 + 16 + 4, यानी ये 36 का रूट विच इज 6। तो अब आप वर्क एक्सटर्नल देखिए, इट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वैल्यूज पुट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऊपर 3 का टर्म बन जाएगा, क्योंकि 18 / 6 है, और इधर पे 10⁻³ -3।
यानी अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन देखें तो वो एक्सटर्नल वर्क डन 3 × 10⁻³ जूल्स। अब एक बार चेक करते हैं कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है। A Q1 Q2, तो ये भी 10⁻⁻6 है। 10⁻⁻6 है। K का वैल्यू 9 × 10⁻9 है। लग तो सही रहा है, पावर हमारा मैच कर नहीं रहा है। मेरे हिसाब से तो यही जवाब होना चाहिए, 3 × 10⁻³ मे बी पावर में कहीं दिक्कत रहा हो। ठीक है, बट द लॉजिक इज कि हमें इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वी नीड टू मेक यूज ऑफ दैट। और हमें जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना होता है, हम हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यानी डेल्टा यू के थ्रू ही प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एज ई एक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो वेव हमारा है वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, मतलब E×B आई कैप आना चाहिए। ई जो है वो के कैप है, तो के कैप में क्या क्रॉस करेंगे कि वो आई कैप देगा, तो मेरे को पता चल गया है कि वो माइनस जे कैप होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास जो कंपोनेंट होना चाहिए वो वाई कंपोनेंट, नेगेटिव वाई कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नेगेटिव वाई कंपोनेंट होना चाहिए तो मैं कुछ चीज़ों को तो ऐसे ही रूल आउट कर दूंगा, तो इसको सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये हम रूल आउट से ही कर सकते थे। हमें बस इतना जानना था कि बी क्या कंपोनेंट लेगा, तो बी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव वैल्यू लेगा जब ई का वैल्यू पॉजिटिव है, वो तभी होगा जब ऑप्शन 1 होगा। इनफैक्ट ऑप्शन 2 और 4 तो वैसे ही गलत है, क्योंकि उनके तो वेव नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और ऑप्शन 3 ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसका EZ और BZ दोनों कभी भी Z एक्सिस पे एक साथ ऑसिलेट नहीं कर सकते, तो दैट्स अ प्रॉपर एलिमिनेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज वेंचुरी मीटर। इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से वेंचुरी मीटर। एंड लेट्स से हम यहाँ के स्पीड को v मान लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एरिया हाफ हो गया है, तो कंटिन्यूटी से आप यहाँ के स्पीड को 2v बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है एरिया इंटू वी कॉन्स्टेंट रहना है, तो मैंने उसी का यूज कर लिया है डायरेक्टली, है ना। अब मैं ए पे बर्नौलीज लिख रहा हूँ, सेम हाइट के पॉइंट है, उसी को रेफरेंस मान लिया, तो रो जी एच वाला टर्म नहीं रहेगा। PA - PB इज 3/2 ρv²। आप देख सकते हैं कि ए में जो पानी है वो बी से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, मतलब ए का प्रेशर बी से रो जी एच ज्यादा है, सो रो इंटू जी इंटू एच इज 3/2 ρv²। देन रो एंड रो गेट्स cancelled off. This v² turns out to be 1/3. So v turns out to be 1/√3 meter per second. Right? Now we want to figure out the volume flow rate. So volume flow rate at cross section B is area of B into speed, and that speed is 1/√3. So hold on, just let us check quickly. PA plus half rho v², PB plus half rho 2v², so 4v². PA minus PB is rho GH is
3 by 2 rho v squared, rho and rho gets cancelled, this becomes 50. So this becomes half, 2 and 2 cancel, v square 1 by 3. Okay, I have a 2 here because volume flow rate at B will be 2v into area at B because the speed here is 2v. Therefore, this will turn out to be 2 root 3. But remember, according to me, these areas then should have been meter squared. Then only this unit should turn out to be meter cube per second. So we need to make that adjustment to the option, right? Then that matches with option 2. Option 2. Next. Now, in the diagram shown, there are two strings. Time taken by the pulse. So time taken by the pulse would be L by V1, L by V2. So this is proportional to V2 by V1, T1 by T2, root over T by mu2, root over T by mu1. So this is as good as root over mu1 by mu2. Now T1 by T2 is root over mu1 by mu2. So it will be 1 by root 2. And that matches with option 1. That is a straightforward answer to this. Right? The tension in both of them will remain same. But remember, these are two different strings. Moreover, they are not ideal strings because they have mass, but still the tension remains same. That has something to do with the condition that the amplitude is very, very less as compared to the wavelength. The amplitude is very, very less as compared to the wavelength. That is the condition we are working on, according to which that tension has been same in both the strings. So you need to acknowledge this. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन इसलिए सेम है क्योंकि वो सेम स्ट्रिंग है। नहीं, एक तो वो सेम स्ट्रिंग्स नहीं है, दूसरे वो आइडियल नहीं है। तो टेंशन अगर आपको सेम करना है तो आपको इस कंडीशन में उनके स्लोप्स को एनालाइज करके छोटा सा पार्ट का एफबीडी बनाकर देखना पड़ेगा। बट आप फिलहाल इसको एज अ फैक्ट भी याद कर सकते हैं क्योंकि हमारे जितने भी वेव्स होते हैं उनमें हम इसी कंडीशन के साथ काम करते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड हमारे वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से हमारे वेव का स्लोप एट ऑल पॉइंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दो वेव्स हैं। तो आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि दो वेव्स को हम कंबाइन करके और उसके बाद बीट्स जैसा एक मेरे लिए एनवेलप का काम करेगा एम्पलीट्यूड का और दूसरा मेरे लिए ऑसिलेशन का काम करेगा। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें आप लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, आप उसको वेव नेचर की तरह अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो आपको यहाँ दो फोटॉन्स मानने होंगे। आपको मानना होगा मेरे पास एक फोटॉन 1 है जिसका ओमेगा है 3 × 10⁻15। तो इसका मतलब है कि हमारा फ्रीक्वेंसी है 2 पाई सॉरी ओमेगा बाई 2 पाई इज इक्वल टू एफ। सो हमारा फ्रीक्वेंसी है ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये हम लिख सकते हैं, ये मेरे फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी है। अगर ये उसका फ्रीक्वेंसी है तो उसका वेवलेंथ होगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, यानी होगा 2 पाई × 10⁻⁻7, यानी वेवलेंथ होगा 200 पाई नैनोमीटर्स। अगर वेवलेंथ 200 पाई नैनोमीटर्स है तो उसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं 1240 डिवाइडेड बाई 200 पाई करके 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास का इसका एनर्जी होगा। अब दूसरे वाले फोटोन को अगर देखेंगे तो वो है 12 × 10⁻15
तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ω/2 पाई। तो λ2 हो जाएगा, तो λ2 हो जाएगा π/2 × 10⁻⁻⁷, यानी λ2 हो जाएगा 50 पाई नैनोमीटर्स। यानी energy of this photon will be 1240 divided by 50 pi, and if we do that, we have something which is close to 7.82 electron volts. So if we solve this, जो मोर एनर्जेटिक है वही मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट करेगा। तो हम सेकंड वाले के हिसाब से अगर के ई मैक्स देखें, तो फोटॉन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यानी ये 5.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का। इसका मतलब जो क्लोजेस्ट ऑप्शन इसके है, अपन 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मार्क कर देंगे। याद रखिएगा, वेव इंटरफेरेंस जैसा इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें हमको पार्टिकल नेचर देखना है, तो हम इसको दो अलग अलग फोटॉन्स की तरह ही सॉल्व करेंगे। आगे आते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग इज कट। तो राइट स्ट्रिंग जैसे ही कट करोगे, तो लेफ्ट वाला स्ट्रिंग अपना टेंशन तुरंत ही बदल लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को टेंशन बदलने में वक्त नहीं लगता। अब ये हमारा एक टेंशन, ये mg, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, इसका कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता अभी। ठीक है, इसका कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा तो अगले इंस्टेंट में इसका वर्टिकल वेलोसिटी डेवलप हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगले इंस्टेंट पे डेवलप होगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट पे बैठे, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, जिसके पास एक एक्सेलरेशन है लेफ्ट की तरफ। तो जब आप इससे बैठ के देख रहे हैं, तो आपको एक सूडो फोर्स भी लिखना चाहिए, MA, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज P, MAP। अब मैं टॉर्क लिखता हूँ P पॉइंट के अबाउट। तो P पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखूंगा, तो टेंशन और सूडो फोर्स का टॉर्क हो जाएगा 0। अच्छा, वर्टिकल एक्सेलरेशन इसलिए नहीं डेवलप हो पाएगा, क्योंकि अगले इंस्टेंट पे ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डेवलप कर सकता है, क्योंकि इसका एक एंड अगर फिक्स है, तो उसका दूसरा एंड का भी वेलोसिटी अलोंग दी स्ट्रिंग सेम रहना चाहिए। तो वो वर्टिकली वेलोसिटी डेवलप नहीं कर सकता। अगर वो टॉर्क लगाएगा पर पॉइंट पी, तो आप देखिए mg × L/2 विल बी mL² / 3 × अल्फा। यहाँ से अल्फा एल का वैल्यू आ जाएगा 3g/2। अब अगर आप पॉइंट पी से बैठ के देखें, तो सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और चूंकि आपने इसको अभी जस्ट रिलीज किया है, तो इसका AR 0 होगा। हाँ, लेकिन इसका AT होगा पी पॉइंट से देखने पे, और वो होगा α × L/2। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, α L/2, वो हो जाएगा 3g/4, क्योंकि अपने पास ये रिलेशन है। यानी अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखें, तो mg - t विल बी इक्वल टू 3mg/4, क्योंकि सेंटर ऑफ मास 3g/4 से नीचे जा रहा है। तो यहां से हम टेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे, mg/4। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। राइट, सो प्लीज रिमेम्बर कि ठीक है, आप स्यूडो फोर्स लिखना भूल जाते तो भी इस केस में दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि पॉइंट पी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है इस इंस्टेंट पर भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हमने कई बार आइटरेट किया है इसको, कि रोटेशन अगर आप एज अ चैप्टर छोड़ना भी चाहते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशंस को मत छोड़िएगा, क्योंकि 90% चांस होता है कि उसी का क्वेश्चन रहेगा। ये उसी का एक आप कह सकते हैं कि उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पे दो रॉड्स हैं। तो पहला रॉड तो अपने एज के अबाउट ही है, तो mL²/3। और दूसरे रॉड का उसके सेंटर के अबाउट लिख के पैरेलल एक्सिस से ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर इसको कैलकुलेट करना है, तो mL² / 12 को बाहर ले लेते हैं। पहला टर्म में 4, दूसरा में 1, और तीसरा में
12। ये बन के आएगा 17/12 ml²। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मीट करेगा ऑप्शन 4 से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट। आप पूरा का पूरा रोटेशन छोड़ दीजिए, लेकिन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके जाना चाहिए, क्योंकि उससे बेस्ड क्वेश्चन आता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में देखिए क्या है। एक कॉलीमेटेड बीम ऑफ लाइट है। कॉलीमेटेड मेरे को अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो मेरे को पता है कि एक 2 mm का डायमीटर का लाइट है, मतलब इस तरीके से चल रहा होगा। इट देन इनकाउंटर्स अ लेंस, और इस लेंस का फोकल लेंथ है 40 mm। ये कन्वर्ज करता है कहीं, और फिर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं सच दैट की लाइट रे फिर से बाहर आए। बट जो 2 mm का डायमीटर आया था, वो डायमीटर अब 14 mm का हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 40 mm है, क्योंकि फोकल लेंथ पे ही कन्वर्ज हुआ होगा। और ये उस सेकंड लेंस का फोकल लेंथ है जिसके फोकस पे हमारा लाइट सोर्स कन्वर्ज किया होगा, ताकि हमें सेकंड लेंस को लगे कि हमारे फोकस से आ रहा है लाइट, तो वो उसको फिर से पैरेलल कर दे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स के हिसाब से अगर बेस का रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये 1 है, ये 7 है। तो अगर बेस का रेशियो 1:7 है, तो हाइट का भी रेशियो 1:7 ही होना चाहिए। इसका मतलब है F2 जो है वो 280 mm हो जाएगा। ये अपना ऑप्शन 4 से मैच कर जाएगा। तो कुछ टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें उतना क्लैरिटी से समझ में ना आए, उसकी चिंता नहीं करनी है। मेरे को डायमीटर दे दिया था तो हम समझ गए थे कि रे इसी तरीके से स्ट्राइक किया होगा, और फिर से हमको इसी तरीके से चाहिए क्योंकि मेरे पास एक फाइनल डायमीटर है। अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो थोड़ा आइडिया है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो V0/U0 नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी इन्फिनिटी पे, यानी D/FE। बात यह है कि हमको यहाँ पर V0/U0 तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि U0 तो दिया ही नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में एक चीज आप देखिए, एल जो है वो FOFE के रिस्पेक्ट में ठीक ठाक बढ़ा है, 8 गुना 10 गुना बढ़ा है। तो ऐसे में क्या है कि आप ऐसा मान सकते हैं, पहली बात, आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको आईपीस के फोकस के अंदर ही इमेज बनाना है ताकि उसका एक इनलार्ज्ड इमेज मिले। तो अगर एल काफी बड़ा है और ये चीज काफी छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, या ये जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है फॉर ऑब्जेक्टिव, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एल के ही बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपका जो V0 है वो कुछ भी होगा तो वो होगा L0 - XE। और जब FE बहुत छोटा है L के रेस्पेक्ट में, तो XE तो और भी छोटा होगा। तो हम इसको नियरली नियरली L0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा सोच लीजिए, V0 से डिवाइड कर देते, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे चीज को। अब आप सोचिए, हम इस कंडीशन पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो अगर V0 लगभग लगभग L0 है, और L0 F0 से बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये टर्म इतना बड़ा है कि हम 1 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है, यानी हम मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं। अब हमें V U0 की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा 8
और -100। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना एंटर करना है तो हम 100 एंटर कर देंगे। ठीक है। ओके। Particle is performing SHM with frequency f naught. What is the frequency with which kinetic energy is oscillating? काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, और वी को लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। आर है ए साइन ओमेगा टी, वी हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 - cos 2 ओमेगा टी, 1 + cos 2 ओमेगा टी/2। तो आप देख सकते हैं के भी ऑसिलेट ही कर रहा है, लेकिन के का ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल है, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी डबल होगा, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा/2 पाई। सो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो एसएचएम का फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। तो अगर एसएचएम का फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 f0 होगा। सो अगर 2 f0 176 के बराबर है, तो f0 88 के बराबर होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी एसएचएम के फ्रीक्वेंसी के डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। सेम चीज पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वैलिड है। अब आते हैं अगले पे। चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट किया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा, वो तो h/mv ही होगा। अब h को, mv को लिख लेते हैं √/2m के। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पता है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आसान होगा पता करना। काइनेटिक एनर्जी को लिख लेते हैं q × एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, एम क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और वी का वैल्यू भी दिया हुआ है। एम क्यू का वैल्यू देखिए 36 आ गया, यानी यहाँ से एक 6 बाहर आएगा, और ये 1.1 है। अच्छा वैल्यू सेट किया गया है। ये 6.6 बाहर आया, 10⁻⁻23 बाहर आया। ये बन गया 10⁻⁻11, जिसको हम 10 × 10⁻12 लिख लेंगे। यानी हमारा कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 10 आ जाएगा। सो आंसर टू दिस इज 10। जो न्यूमेरिकल वैल्यू की हमें जरूरत थी वो है 10। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज ठीक सेट किए हुए थे, तो पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज देख के लगा कि Q × ΔV यानी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करना आसान होगा, इसलिए हमने मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी पे शिफ्ट किया, और फिर काइनेटिक एनर्जी को QV पे शिफ्ट किया। 13th, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। जनरली हम लोग मैक्सवेल्स जब बताते हैं तो वैक्यूम में ही बता देते हैं, एक्चुअली यहाँ पे उससे काम नहीं चलेगा थोड़ा। जो कंडक्शन करंट है वो तो सिग्मा ई होगा, इनफैक्ट कंडक्शन करंट का डेंसिटी। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो होगा एप्सिलन, क्योंकि अब हमारा मीडियम वैक्यूम नहीं है, d phi/dt। अच्छा, d phi में E × A होगा, A को बाहर कर लेते हैं। ए को इधर ले आएंगे तो करंट बाय एरिया, यानी दिस इज करंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दैट वुड टर्न आउट टू बी ई dE/dt। अब एक काम कर लेते हैं, ई को डिफाइन कर देते हैं E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है अपने को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कंडक्शन करंट पर यूनिट एरिया, डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया,
मैक्सिमम कंडक्शन करंट टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट का रेशियो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट टू मैक्सिमम कंडक्शन करंट, ई नॉट कैंसल्ड है, यानी ये एप्सिलन एप्सिलन हो जाएगा एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। 2 पाई एफ को ओमेगा लिख सकते हैं, तो एफ यहाँ पर 100 मेगा हर्ज मतलब 10⁸ 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा विच इज 10, क्योंकि वो तो ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ टर्म विच इज क्लोज टू 900। You're going to get a term which is close to 900। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? एप्सिलन इज एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट। दिस इज 2 पाई एफ and this is sigma, so that is 10 to the power minus 5। ओके, मेरे हिसाब से तो ये 900 नहीं जा रहा है, काफ़ी छोटा वैल्यूज है। एनीवेज, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। मोर इम्पॉर्टेंट इज आई थिंक द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू अस कि जे ऑफ कंडक्शन एंड जे ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर अपसिलन के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम जो है वो वैक्यूम नहीं है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ठीक है, लेट्स कम टू द थर्ड 14th वन। इन द 14th वन, अब कैपेसिटर का जो एनर्जी है ना, उसको पोटेंशियल एनर्जी की तरह सोचिए, और इंडक्टर का जो एनर्जी है उसको आप काइनेटिक एनर्जी की तरह सोचिए। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब है पार्टिकल जो है वो अपने एक्सट्रीम से शुरू किया है। अगर पार्टिकल अपने एक्सट्रीम से शुरू किया है और एक ऐसा टाइम आया जब उसका एनर्जी 25% ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर में चला गया है, इसका मतलब 3/4 अभी भी पोटेंशियल फॉर्म में है। सो 3/4 ऑफ Ka² इज स्टिल हाफ kx²। तो x है √3a/2, मतलब अपन यहाँ तक आए हैं √3a/2, मतलब ये एंगल 30 है, मतलब अपन 30 डिग्री रोटेट किए हैं। तो टाइम टेकन हो जाएगा एंगल डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब ये एलसी सर्किट है, तो ओमेगा 1/√LC होगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा पाई/6। ये हमारा मैच करेगा ऑप्शन 2 से। दिस इज द आंसर। तो हम इसको थोड़ा सा एसएचएम की तरह सोच सकते हैं, कैपेसिटर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और इंडक्टर जो है वो काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि कोई करंट नहीं है, इसका मतलब हम एक्सट्रीम से शुरू किए हैं। हम उस समय को देख रहे हैं जब हमारे कैपेसिटर का 25% एनर्जी जो है वो इंडक्टर में चला गया, मतलब हमारा पोटेंशियल एनर्जी 25% से घट गया है, मतलब वो 75% है टोटल का। वहाँ पे एक्स कितना होगा निकाल लिया, सर्कल पे उसको देख लिया, वो 30 डिग्री बना रहा था, अपने इमेजिनरी पार्टिकल को 30 घूमना था। वो 30 डिग्री घूमने में जितना वक्त लगाएगा वही चाहिए था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से मैंने हटके थे, तो हमने उनको डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस जो आगे वाले शिफ्ट्स में आएंगे, मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू एवरीवन।